हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज के इस सेशन के अंदर। और मालिक, इस सेशन में जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल चुका है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द अमेंडमेंट्स फॉर May 2026 एग्जाम इन योर डीटी सब्जेक्ट, राइट? सर, आपके पास जिनका भी एग्जाम मई 2026 में है, सितंबर 2026 में है, जैन 2027 में है, उनके ऊपर फाइनेंस एक्ट 2025 लगेगा। अगर आपने जैन 26 या उससे पहले के लिए क्लासेस करी हैं तो आपके लिए ये अमेंडमेंट देखना बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि सर कहां कहां पर चेंजेस है। आपने क्लासेस फाइनेंस एक्ट 24 के हिसाब से लगा रखी हैं, पर एग्जाम में जो एप्लीकेबल है वो फाइनेंस एक्ट 25 है। लेकिन जिन बच्चों ने मई 2026 के लिए क्लासेस लगाई हैं उन्होंने ऑलरेडी अमेंडेड ही पढ़ा होगा। वो रिवीजन पर्पस के लिए इस वीडियो को क्या कर सकते हैं सर, देख सकते हैं। ठीक है, माइनर माइनर सी अमेंडमेंट है, कोई बहुत बड़ी अमेंडमेंट्स नहीं है कि भाई बहुत कुछ चेंज हो गया। ऐसा कुछ भी इस फाइनेंस एक्ट में नहीं हुआ है। तो हम बहुत ही जल्दी, बहुत ही कम टाइम स्पैन के अंदर ये अमेंडमेंट्स को कवर कर लेंगे। आप चाहे तो 1.5x में भी इस वीडियो को देखिएगा तो आपका जल्दी से अमेंडमेंट हो जाएगा। एक ब्लॉक असेसमेंट का अमेंडमेंट है, वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा। वो मैं आपको सेपरेट एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा ब्लॉक असेसमेंट का, उसे आप वहां से कवर अप कर लीजिएगा। राइट, ठीक है मालिक। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो सर, सबसे पहले आप आ जाइए, जो आपका बेसिक्स वाला सेक्शन है, जो आपकी डिफॉल्ट रिजीम है, इसके लिए इंडिविजुअल्स के लिए, एचयूएफ के लिए, एओपी बीओआई के लिए, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए, ये जो आपकी डिफॉल्ट रिजीम है सेक्शन 115 BAC, इसके अंदर जो स्लैब रेट है वो स्लैब रेट में बदलाव आया है। इसका जो स्लैब रेट है, इसके स्लैब रेट के अंदर मालिक अपने पास चेंजेस निकल कर आए हैं। आपने जो स्लैब रेट पढ़ रखा है वो पढ़ रखा है अप टू 3 लाख आपका नील है, 3 से 7 लाख आपका 5% है, देन 7 to 10, देन 10 to 12, देन 12 to 15 आपने ये पढ़ रखा है। अब ये स्लैब अपने पास बदल गया है। सरकार ने इसको आसान कर दिया आपको मेमोराइज करने के लिए। सरकार कह रही है कि अब जो आपके स्लैब्स चलेंगे वो 4-4 लाख के चलेंगे। पहले 4 लाख पे आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, अगले 4 लाख पे 5%, फिर उसके अगले 4 लाख पे 10%, अगले 4 लाख पे आपका 15%, अगले 4 लाख पे 20%, अगले 4 लाख पे आपका 25%। और जैसे ही आपकी इनकम 24 लाख के ऊपर जाएगी तो आपके ऊपर क्या लगेगा, 30% का टैक्स लगेगा। तो अब यहां पर न्यू रिजीम को ज्यादा ल्यूक्रेटिव कर दिया है। पर सर, हमने तो सुना था कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लग रहा न्यू रिजीम में, और आप कह रहे हो कि 4 लाख तक नहीं लगेगा। वो लोचा क्या है? अरे बाबू, कोई लोचा नहीं है। आपके पास रिबेट 87A की जो है न्यू रिजीम के अंदर, वो आपकी इंक्रीज कर दी गई है 12 लाख तक। वो आपकी इंक्रीज कर दी गई है 12 लाख तक, पहले ये 7 लाख तक थी। तो रिबेट 87A कह रहा है कि अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो और आपकी जो टोटल इनकम है अगर वो 12 लाख रुपए एक्सीड नहीं कर रही है तो मालिक उस केस में आपको रिबेट मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी सर? जितना भी आपका टैक्स आ रहा है या फिर 60,000, दोनों में जो भी आपका लोअर है उसकी आपको रिबेट मिल जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सर, डिफॉल्ट रिजीम यानी कि जो न्यू रिजीम है 115 BAC, इसमें जो 87A का रिबेट है वो आपको स्पेशल इनकम में से नहीं मिलता। वो आपको स्पेशल इनकम में से नहीं मिलता। मतलब कि अगर मैं आपको साइड बाय साइड कंपैरिजन करके बताऊं, साइड बाय साइड कंपैरिजन करके बताऊं, आपकी जो ओल्ड रिजीम है उसमें जो रिबेट 87A की है, रिबेट 87A की है, वो आपको नॉर्मल इनकम से भी मिलती है, वो आपको LTCG 112 से भी मिलती है, वो आपको अपने पास 111A में से भी मिलती है, और जो आपने कैजुअल इनकम कमाई है उससे भी मिलती है। बस 112A से नहीं मिलती है, 112A से नहीं मिलती है। मतलब आपको नॉर्मल इनकम से भी मिलेगी, आपको 112 से भी मिलेगी, आपको 111A से भी मिलेगी, कैजुअल से भी मिलेगी, 112A से नहीं मिलेगी ओल्ड रिजीम में। लेकिन जब आप न्यू रिजीम में चले जाते हो, यानी कि आप डिफॉल्ट रिजीम में आ जाते हो, तो डिफॉल्ट रिजीम के अंदर आपका जो रिबेट है वो नॉर्मल इनकम से तो मिलेगा लेकिन किसी भी स्पेशल इनकम से नहीं मिलेगा।
ना तो 112 से मिलेगा, ना तो 112A से मिलेगा, ना तो 111A से मिलेगा, ना तो 112 से मिलेगा, ना तो कैजुअल इनकम से मिलेगा। मतलब किसी भी स्पेशल इनकम से, किसी भी स्पेशल इनकम से आपको अपने पास यहां पर रिबेट नहीं मिलेगी। यानी कि रिबेट आपको जो मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलेगी राज्य? नॉर्मल इनकम से मिलेगी। सर ये आपके बेसिक्स के अंदर थोड़ा बहुत चेंज आया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो पीजीबीपी के अंदर वो एमएसएमई की जो आपने पढ़ा था माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस, उनके लिमिट्स में, थ्रेशोल्ड्स में थोड़े से चेंजेस हुए हैं कि आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, आपकी असेट्स कितनी होनी चाहिए, उसके अंदर चेंज है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने पास फाइनल लेवल पे उतना रिलेवेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसको जान के यहां पर अवॉइड किया है। अदरवाइज आप कहोगे तो मैं उसकी लिमिट के लिए आपको सेपरेट से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। कैपिटल गेन की बात करते हैं तो कैपिटल गेन के अंदर आपके जो 54 ईसी वाला सेक्शन था उसके बॉन्ड्स में अपने पास चेंज आया है। 54 ईसी के जो बॉन्ड्स हैं उनमें अपने पास चेंज आया है। 2 बॉन्ड्स और ऐड कर दिए गए हैं। पहले अपने पास कितने बॉन्ड्स थे? 4 बॉन्ड्स थे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये 4 बॉन्ड हुआ करते थे। 54 ईसी में अब 2 नए बॉन्ड्स को नोटिफाई कर दिया गया है। एक हुडको का बॉन्ड आ गया है और एक एडिया का बॉन्ड आ गया है। हुडको क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बॉन्ड आ गया है और इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का अपने पास यहां पर क्या आ गया है? बॉन्ड आ गया है। ये 2 तरीके के बॉन्ड्स अपने पास और 54 ईसी में आ गए हैं। इसके अलावा कैपिटल गेन में और कोई खास अमेंडमेंट नहीं है। इसके बाद आप चले जाओगे अगर अंडर द हेड अदर सोर्सेस, अंडर द हेड अदर सोर्सेस, तो अदर सोर्सेस में एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है सेक्शन 222 के अंदर। एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है सेक्शन 222 के अंदर। पहले मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूं 222 का। 222 में आपने पढ़ रखा है कि अगर मान लो कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी है, वो अपने बेनिफिशियल शेयर होल्डर को अगर लोन और एडवांस देती है तो वो डीम्ड डिविडेंड बनता है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर वो ऐसी कंसर्न में लोन देती है जहां पे बेनिफिशियल शेयर होल्डर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, डीम्ड डिविडेंड बनता है। सर क्लोजली हेल्ड कंपनी अगर इनडायरेक्टली बेनिफिशियल शेयर होल्डर को लोन देती है, मतलब क्लोजली हेल्ड कंपनी ने पहले किसी को लोन दिया और उस बंदे ने बेनिफिशियल शेयर होल्डर को लोन दिया, तो वो डीम्ड डिविडेंड बनता है। फिर इसका हमने एक्सेप्शन पढ़ा था कि 222 कब नहीं लगता? अगर लेंडिंग करना क्लोजली हेल्ड कंपनी का प्राइमरी बिजनेस है, मेन ऑब्जेक्ट है, तो उस केस में 222 नहीं लगता। अगर ट्रेड एडवांस है तो उस केस में 222 नहीं लगता। अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट और ऐड कर दिया है। कह रहा है कि सर जो इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, जो ग्रुप ऑफ कंपनीज होती है, मल्टीनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं, जिनकी पेरेंट कंपनी इंडिया के बाहर है, जिनकी पेरेंट कंपनी इंडिया के बाहर है और उनकी एक ग्रुप कंपनी एक फाइनेंस कंपनी है या फिर फाइनेंस यूनिट है आईएफएससी में। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई मल्टीनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनी है, कोई मल्टीनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनी है जिसकी पेरेंट एंटिटी लिस्टेड है इंडिया के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में, जिसकी पेरेंट कंपनी लिस्टेड है इंडिया के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में, और उसकी एक इंडिया में एक फाइनेंस कंपनी है या फिर एक फाइनेंस यूनिट है आईएफएससी में, उसने क्या किया है? लोन रिसीव किया है इंडिया की ही किसी दूसरी कंपनी से, तो वहां पर उसे हम एक्सक्लूड कर देंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए एक XYZ INC है, एक XYZ INC है, ये इंडिया के बाहर नेस्डेक में लिस्टेड है। ये कहां पर लिस्टेड है? नेस्डेक में लिस्टेड है। इस XYZ INC की इंडिया में एक कंपनी है XYZ लिमिटेड। इसकी इंडिया में एक कंपनी है XYZ लिमिटेड और इसी का एक आईएफएससी के अंदर इसकी एक फाइनेंस कंपनी है। इसकी एक फाइनेंस कंपनी है कहां पर? आईएफएससी के अंदर। आईएफएससी के अंदर इसकी एक फाइनेंस कंपनी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं।
पेरेंट कंपनी कहां पर लिस्टेड है? पेरेंट कंपनी इंडिया के बाहर लिस्टेड है। इसकी एक कंपनी फाइनेंस कंपनी है जिसका काम लेंडिंग वगैरह करने का है, वो कहां पर है? आईएफएससी में है। और इसी की एक कंपनी XYZ लिमिटेड है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी में, डोमेस्टिक टेरिटरी में। अब हो क्या रहा है सर? ये हो रहा है कि ये जो XYZ लिमिटेड है, अगर ये अपने पास इस फाइनेंस कंपनी को लोन दे रही है, ये अपनी इस फाइनेंस कंपनी को लोन दे रही है, तो इसे पहले डीम डिविडेंड माना जाता था, अब इसको डीम डिविडेंड नहीं माना जा रहा। अब इसको 222E के बाहर कर दिया है, 222E के बाहर कर दिया। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है लोन और एडवांस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डिविडेंड इफ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। One group entity is a finance company in IFSC set up as a global or regional corporate treasury center, and the parent entity is listed on the recognized stock exchange outside India. तो यहां पर जो लोन दिया जाएगा वो डीम डिविडेंड नहीं बनेगा। XYZ Limited India is a part of multinational group. Group has set up XYZ treasury unit in the IFSC. XYZ Limited gives the loan to the IFSC treasury unit for the cash management. Parent company is listed on the NASDAQ. तो parent company NASDAQ में है, XYZ Limited ने लोन दिया है एक फाइनेंस कंपनी को जो कि IFSC में है। ये फाइनेंस कंपनी इसी पेरेंट कंपनी के ग्रुप के अंदर आती है। तो ये जो लोन XYZ ने दिया है IFSC वाली यूनिट को जिसका फाइनेंस का काम है, इसके ऊपर 222E नहीं लगेगा। छोटा सा अमेंडमेंट था। इसके बाद अगला आता है सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस में एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है। सर जब अमलगमेशन वगैरह होता था तो याद करो, आप पढ़ते थे कि जैसे मान लो ए लिमिटेड जो है वो अमलगमेट हो गई बी लिमिटेड के पास, तो ए लिमिटेड के पास जो लॉसेस होते थे वो बी लिमिटेड जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर पाता था फॉर फ्रेश 8 ईयर, फॉर फ्रेश 8 ईयर, ये रूल था। इधर अमेंडमेंट आ गई है, अब कह रहा है कि ए लिमिटेड जब बी लिमिटेड के साथ मर्ज होगी तो बी लिमिटेड ए लिमिटेड के लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकती है टोटल 8 इयर्स के लिए, इंक्लूडिंग या कह लो स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द लॉस इज इनकर्ड बाय ए लिमिटेड। जैसे मान लीजिए ए लिमिटेड के पास लॉस हुआ था, ए लिमिटेड के पास मान लो जी लॉस हुआ था, ए लिमिटेड के पास बिजनेस लॉस हुआ था, मान लो जी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, इनके पास लॉस हुआ था फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। तो ये लॉस आप कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? सर ये लॉस आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, यानी कि ये लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो 2030-31 तक, 2030-31 तक। अब क्या हुआ सर, ए लिमिटेड का ना मर्जर हो गया, ए लिमिटेड का मर्जर हो गया किसके साथ? ए लिमिटेड का मर्जर हो गया बी लिमिटेड के साथ। ए लिमिटेड का मर्जर हो गया बी लिमिटेड के साथ, कब हो गया? मान लो 1/4/25 को हो गया। तो पुराना लॉ क्या कहता था? पुराना लॉ कहता था कि बी लिमिटेड अब क्या कर सकती है, ये जो ए लिमिटेड का लॉस है इसे फ्रेश 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। अब ऐसा नहीं है, अब सरकार कह रही है कि जो ए लिमिटेड का लॉस है, ए लिमिटेड का लॉस है वो बी लिमिटेड भी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, लेकिन ओरिजिनल 8 इयर्स तक। ओरिजिनल 8 इयर्स कब खत्म हो रहे हैं? 2030-31 में खत्म हो रहे हैं, तो वहीं तक बी लिमिटेड कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी। कह रहा है कि अमलगमेशन अगर हो रहा है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, अमलगमेशन कब हो रहा है? ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, मतलब जो अमलगमेशन 1 अप्रैल 25 से पहले हुआ है उस पे ये कानून नहीं लगेगा, उनको तो फ्रेश 8 इयर्स मिल चुके हैं। लेकिन 1 अप्रैल 2025 ऑनवर्ड अगर कोई अमलगमेशन हो रहा है तो यहां पर आप कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे इन लॉसेस को फॉर मैक्सिमम 8 इयर्स इमीडिएटली फॉलोइंग द असेसमेंट ईयर फॉर विच द लॉस वाज फर्स्ट कंप्यूटेड। तो पहली बार जब लॉस कंप्यूट किया गया था, पहली बार लॉस कब कंप्यूट किया गया था? 2022-23 में कंप्यूट किया गया था। तो 22-23 से 8 साल मतलब 2030-31, यानी कि बी लिमिटेड को फ्रेश 8 इयर्स नहीं मिलेंगे, इनको यहां पर इसी 8 इयर्स में इसे क्या करना पड़ेगा सर? कैरी फॉरवर्ड करके चलना पड़ेगा। इसके बाद एक छोटा सा अमेंडमेंट और आया है, नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, बट एक छोटा सा अमेंडमेंट है डिडक्शंस वाले चैप्टर में। हमारे पास एक डिडक्शन हुआ करती थी 80CCD। 80CCD क्या था? एनपीएस में कंट्रीब्यूशन जब आप करते हो तो उसकी डिडक्शन मिलती थी। इसमें 3 सब सेक्शन में डिडक्शन मिलती थी, 80CCD 1 में और 80CCD 1B में
जो असेसी ने कंट्रीब्यूशन करा है अपने एनपीएस अकाउंट में, उसकी डिडक्शन मिलती थी। यहां पर आपको मिलती थी मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी की, यहां पर आपको मिलती थी एडिशनली 50,000 की। और 80 सीसीडी 2 के अंदर जो एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया है, सॉरी एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन करा है एम्प्लॉय के एनपीएस में, उसकी डिडक्शन मिला करती थी। अब यहां पे 1 बी के अंदर 1 बी के अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट किया गया है और यह अमेंडमेंट कहता है कि सर अब क्या हो सकता है, असेसी अपने माइनर चाइल्ड के एनपीएस में पैसा डाल सकता है, और असेसी अगर अपने माइनर चाइल्ड के एनपीएस में पैसा डालता है तो उसका भी उसको 80 सीसीडी 1 बी के अंदर डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन जो ओवरऑल लिमिट है 80 सीसीडी 1 बी की, वो पहले भी 50 थी, आज भी 50 है। मतलब पहले क्या होता था, जैसे मैं हूं तो पहले क्या होता था, मैं 80 सीसीडी 1 बी में अपने एनपीएस में पैसा डाल के 50,000 रुपए तक का डिडक्शन ले सकता था। अब क्या कर दिया है, अब मैं 80 सीसीडी 1 बी में अपने एनपीएस में भी पैसा डाल सकता हूं, और मैं चाहूं तो अपने माइनर चाइल्ड के एनपीएस में भी पैसा डाल सकता हूं। जो पैसा मैं अपने एनपीएस में डालूंगा और जो पैसा मैं माइनर चाइल्ड के एनपीएस में डालूंगा, दोनों का मिलाकर मैं मैक्सिमम कितना डिडक्शन ले सकता हूं, 50 ही ले सकता हूं। तो जो ओवरऑल लिमिट है वो 50,000 की चेंज नहीं करी, बस एक ऑप्शन और दे दिया कि अपने एनपीएस में पैसा ना डालकर आप अगर अपने बच्चे के एनपीएस में पैसा डाल देते हो, देन ऑल्सो हम आपको 80 सीसीडी 1 बी में डिडक्शन दे देंगे। इसको बोला गया है एनपीएस वात्सल्य। क्या बोला गया है, एनपीएस वात्सल्य, कि आप एनपीएस वात्सल्य में पैसा डाल सकते हैं सब्जेक्ट टू द सेम 50,000 का ओवरऑल कैप। तो जो ओवरऑल कैपिंग है वो 50,000 का ही है। इसके बाद कह रहा है कि सर अगर आप एनपीएस वात्सल्य से पैसा निकालते हो, असेसी ने एनपीएस वात्सल्य से पैसा निकाला, तो उस केस में क्या होगा, 25% ऑफ द पैसा जो आपने विड्रॉ करा है वो अपने पास क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, रेस्ट 75% टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर माइनर की डेथ हो जाती है और डेथ के बाद आप पैसा निकालते हो, तो उस केस में पेरेंट्स के हाथ में या गार्जियन के हाथ में वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। माइनर की डेथ हो जाती है और पेरेंट्स और गार्जियन तब पैसा निकालते हैं एनपीएस से, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर माइनर की डेथ नहीं होती और उससे पहले पैसा निकालते हैं, तो मालिक 25% आपका एग्जेम्प्ट होगा एंड 75% आपका टैक्सेबल हो जाएगा। दिस इज एनपीएस वात्सल्य। इसके बाद टीडीएस टीसीएस के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं, एडवांस टैक्स में कोई चेंज नहीं है। टीडीएस टीसीएस में अपने पास चेंजेस आए हैं। बेसिकली सरकार ने यहां पर क्या किया है, टीडीएस टीसीएस में जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं टीडीएस लगने की, उनको इंक्रीज कर दिया है। मतलब कंप्लायंस का बर्डन कम करने की कोशिश करी है सरकार ने। सेक्शन 193 में पहले क्या होता था कि 5,000 रुपए तक का इंटरेस्ट है तो टीडीएस नहीं लगता था। 5,000 के बाद आपको अपने पास क्या होता था, टीडीएस लगता था इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। यहां पे सरकार ने रिलैक्सेशन कर दिया। सरकार कहती है किसी भी तरीके की सिक्योरिटी हो, अगर इंटरेस्ट अप टू 10,000 आ रहा है फॉर एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी, तो वहां पर अपना टीडीएस नहीं लगेगा। 10,000 से ऊपर जब आएगा तब लगेगा। पहले ये जो 5,000 की लिमिट थी वो डिबेंचर्स पे थी जब पब्लिक कंपनी के डिबेंचर्स इशू हुए थे। लेकिन अब क्या कर दिया है, अब किसी भी तरीके के डिबेंचर्स हो, पब्लिक कंपनी के हो, प्राइवेट कंपनी के हो, बॉन्ड्स क्यों ना हो, पहले तो सिर्फ डिबेंचर था, अब बॉन्ड्स पे भी मिलेगा। तो अगर आपके पास इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी अब अगर 10,000 रुपए तक आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी अगर आपके पास 10,000 रुपए तक आ रहा है तो उस पर टीडीएस नहीं लगेगा। 10,000 से ज्यादा आ रहा है तो टीडीएस लगेगा। 194 है डिविडेंड में भी आपने देखा था 5,000 रुपए तक का डिविडेंड आता है तो टीडीएस नहीं लगता, 5,000 से ज्यादा आता है तो आपके पास टीडीएस लगता था। अब इस लिमिटेड को भी 10,000 कर दिया है। 194 है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। इसमें भी 5,000 रुपए तक का जो इंटरेस्ट था उस पर कोई टीडीएस नहीं लगता था, 5,000 के बियॉन्ड लगता था। ये 5,000 की लिमिट को बढ़ाकर 10,000 कर दिया है। बैंक में अगर आपके पास टाइम डिपॉजिट है और आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो 40,000 रुपए तक के ब्याज पर 40,000 रुपए तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं लगता था, 40,000 के बाद लगता था। इस लिमिट को बढ़ाकर 50 कर दिया है। अगर बैंक में आपके पास एफडी वगैरह है और आप सीनियर सिटीजन हो तो पहले 50,000 रुपए तक टीडीएस नहीं लगता था, अब इस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है।
इसी तरीके से 194 बी में पहले आपका ड्यूरिंग द ईयर अगर 10,000 रुपए तक की विनिंग्स थी तो उस पे टीडीएस नहीं लगता था। ड्यूरिंग द ईयर मतलब साल भर का एग्रीगेट चेक किया जाता था। साल भर का एग्रीगेट अगर 10,000 रुपए तक की विनिंग्स है तो टीडीएस नहीं लगेगा। 10,000 से ज्यादा की विनिंग्स है तो टीडीएस लगता था। अब यहां पे 10,000 साल का नहीं करा, 10,000 रुपए पर ट्रांजेक्शन कर दिया। तो अगर मान लो आपने लॉटरी जीती 10,000 रुपए की, आपने गैम्बलिंग से पैसा जीता 10,000 रुपए का, आपने बेटिंग से पैसा जीता 10,000 रुपए का, तो ये पर ट्रांजैक्शन आपने तीनों ट्रांजैक्शन से 10,000 रुपए जीते हैं तो यहां पर आपके टीडीएस के प्रोविजन नहीं लगेंगे। 194 बीबी हॉर्स रेसिंग के अंदर भी पहले लिमिट 10,000 रुपए की थी, वो 10,000 रुपए की एग्रीगेट में थी। अब इसको यहां पे पर ट्रांजैक्शन कर दिया है। 194 डी में इंश्योरेंस कमीशन पहले 15 थी, अब 20 की लिमिट कर दी है। 194 जी में आपकी जो कमीशन है लॉटरी टिकट से पहले वो भी 15,000 थी, अब 20,000 कर दी। मतलब पहले 15,000 रुपए तक की कमीशन पे टीडीएस नहीं लगता था, अब 20,000 रुपए तक की कमीशन पे टीडीएस नहीं लगेगा। 194 एच में भी लिमिट 15,000 की थी, इसको बढ़ाकर 20 कर दिया। 194I रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, साल भर की लिमिट देखते थे कि एनुअली अगर आपका रेंट 2,40,000 तक है तो टीडीएस नहीं लगाएंगे। साल भर में 2,40,000 से ज्यादा का रेंट दिया तो टीडीएस लगता है। लेकिन अब यहां पर क्या किया, एनुअल लिमिट की जगह मंथली लिमिट ले आए हैं। पहले आप 2,40,000 फाइनेंशियल ईयर का देखते थे, अब आप देखते हो 50,000 पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, 50,000 पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ उसका देखते हो। मतलब जैसा 194 आईबी में था, 194 आईबी में भी मंथली था, बिल्कुल वैसा कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल वैसा कर दिया। एक सेकंड रुकिए। हाँ जी इसके बाद 194 जे में आपकी जो प्रोफेशनल सर्विसेज थी, टेक्निकल सर्विसेज थी, रॉयल्टी थी या फिर नॉन कंपीट फीस था, उसकी लिमिट 30,000 रुपीज की थी कि 30,000 रुपए तक टीडीएस नहीं लगेगा। अगर ड्यूरिंग द ईयर 30,000 से ज्यादा की पेमेंट हुई है तो टीडीएस लगेगा। इन लिमिट्स को भी बढ़ाकर क्या कर दिया है, 50 कर दिया। इसके बाद आपके पास 194 के में जो आपकी म्यूचुअल फंड से, स्पेसिफाइड कंपनी से, अंडरटेकिंग से जो आपको इनकम होती थी, म्यूचुअल फंड से जो इनकम होती थी, पहले 5,000 रुपए तक की इनकम पे टीडीएस नहीं लगता था, 5,000 से ज्यादा पे लगता था। अब 10,000 कर दिया है, 10,000 तक नहीं लगेगा, 10,000 से ज्यादा होगा तब लगेगा। इसके बाद 194 एलए, गवर्नमेंट अगर आपको कॉम्पनसेशन देती है तो 2.5 लाख रुपए तक के कॉम्पनसेशन पे पहले टीडीएस नहीं लगता था, इस लिमिट को बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, 5 लाख कर दिया। इसके बाद सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट के अंदर आपका एक सेक्शन हुआ करता था 194 एलबीसी, 194 एलबीसी, 194 एलबीसी पे जो सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट का टीडीएस है वो कटता था। यहां पर भी रेट क्या कर दिए, चेंज कर दिए हैं। यहां पर रेट आपके कितने कर दिए गए हैं, 10% के कर दिए गए, 10% के कर दिए गए। तो 194 एलबीसी में आई थिंक पहले 20 था शायद, अब इसको गिराकर कितना कर दिया है सर, अब इसको गिराकर अपने पास 10% कर दिया। तो ये आपके टीडीएस में चेंजेस हैं। इसके अलावा आपके पास टीसीएस के अंदर चेंज आया है। जो आपका 286(1) है, जो आपके स्पेसिफाइड गुड्स थे, जैसे आपका अल्कोहलिक लिकर, स्क्रैप, मिनरल्स, आपके पास तेंदू लीव्स, टिम्बर, तो टिम्बर पे पहले अलग अलग रेट थे, अब टिम्बर का एक ही रेट कर दिया है सर। आपका टिम्बर का एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो रेट है वो घटाकर कितना कर दिया है, 2% कर दिया। इसके अलावा और कोई चेंज नहीं है। इसके बाद एक सेक्शन था, सेक्शन 286(1)(f। 286(1)(f में क्या हो रहा था सर कि अगर आपने मोटर व्हीकल खरीदा है जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा की है तो आपका 1% का टीसीएस लगता था। इसके साथ अदर लग्जरी गुड्स को भी जोड़ दिया गया था। वो लग्जरी गुड्स नोटिफाइड नहीं थे, अब सरकार ने वो नोटिफाई कर दिए। तो जैसे आप घड़ी खरीदते हो, रोलेक्स टाइप की घड़ी खरीद रहे हो बढ़िया, जिसमें महंगी घड़ी आती है, स्विस की घड़ियां खरीद रहे हो, स्विस वॉचेस बहुत महंगी होती हैं। आप कोई एंटीक खरीद रहे हो, पेंटिंग खरीद रहे हो, स्कल्पचर खरीद रहे हो, कलेक्टिबल आइटम्स खरीद रहे हो जैसे कॉइन और स्टैम्प्स, यॉट खरीद रहे हो, हेलीकॉप्टर्स खरीद रहे हो, सन ग्लासेस खरीद रहे हो महंगे महंगे लुई विटॉन के 25-25 लाख के, हैंडबैग खरीद रहे हो, पर्सेस खरीद रहे हो, महंगे महंगे शूज खरीद रहे हो, वो नाइकी के स्टिकर्स आते हैं ना, महंगे महंगे आते हैं जो रेयर कलेक्शन में होते हैं, स्पोर्ट्स वियर खरीद रहे हो, इक्विपमेंट्स खरीद रहे हो जैसे गोल्फ किट आपने खरीद ली, होम थिएटर खरीद रहे हो, रेसिंग के लिए या फिर पोलो गेम के लिए घोड़े खरीद रहे हो। तो इन केसेस में
अगर आपने 10 लाख रुपए से ज्यादा का ये आइटम खरीदा है तो ये लग्जरी गुड है, तो यहां पर भी आपका 206C1F यानी कि 1% का टीसीएस जो है वो कलेक्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल लेट से आपने लुई विटॉन का पर्स खरीदा और वो पर्स कितने का था, ज्यादा महंगा नहीं था, लेट से 15 लाख रुपए का था, तो 15 लाख रुपए के ऊपर आपको 1% का क्या देना पड़ेगा, टीसीएस भी देना पड़ेगा। तो लुई विटॉन जब आपको पर्स बेचेगा तो आपसे 15 लाख रुपए तो लेगा ही, प्लस आपसे 1% का टीसीएस भी ले लेगा। इसके बाद आपके पास चेंज जो आया है वो आया है ओवरसीज रेमिटेंस और ओवरसीज टूर पैकेज पे। पहले ओवरसीज रेमिटेंस पे 7 लाख रुपए तक का थ्रेशोल्ड था कि 7 लाख रुपए तक आपने पैसा इंडिया के बाहर भेजा है तो टीसीएस नहीं लगेगा, 7 लाख से ज्यादा भेजा है तो टीसीएस लगेगा। अब यहां पे ये 7 लाख की लिमिट को बढ़ाकर पहले तो 10 लाख कर दिया है कि 10 लाख तक पैसा अगर आप इंडिया के बाहर भेजोगे तो आपका टीसीएस नहीं लगेगा, 10 लाख से ज्यादा भेजोगे तो उस केस में टीसीएस लगेगा। अब इसमें अगर आप एजुकेशन और मेडिकल पर्पस के लिए भेजोगे तो 5% लगेगा, पहले भी 5 लगता था। अदर पर्पस के लिए भेजोगे तो पहले भी 20 लगता था, आज भी 20 लगता है, लेकिन पहले एक और लगता था शायद 0.1%, वो अब हट गया है। जब आपने इंडिया में लोन लिया है, इंडिया में लोन लिया है विदेश में एजुकेशन के लिए, तो इंडियन बैंक से जब आपने लोन लिया था विदेश में एजुकेशन के लिए, तो इंडियन बैंक जब वो पैसा रेमिट करती थी तो उस पर टीसीएस काटती थी, वो वाला प्रोविजन हटा दिया है। रेमिटेंस आउट ऑफ लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर परस्यूइंग द एजुकेशन। विदेश में एजुकेशन के लिए इंडिया में किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आपने लोन लिया है, उस लोन के पैसे से जब फीस भरी जाएगी तो उस पे कोई टीसीएस नहीं लगेगा, पहले लगता था। इसके बाद टूर पैकेजेस पे भी रिलैक्सेशन कर दिया है। 7 लाख रुपए तक का अगर आपने टूर पैकेज लिया होता था तो 5% लगता था, 7 लाख के ऊपर जैसे ही चला जाता था तो टीसीएस का रेट 20% हो जाता था। यहां पे भी रिलैक्सेशन कर दिया है। 10 लाख रुपए तक की आपकी जो टूर पैकेज होगी उस पे 5% लगेगा, और जब 10 लाख से ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे 10% लगेगा। फिर एक सेक्शन हुआ करता था 206C1H, जहां पे सेलर का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है और उसने 50 लाख रुपए से ज्यादा के गुड्स बेचे हैं, तो जब वो बायर से पेमेंट कलेक्ट करता था तो वहां पे 206C1H का टीसीएस कलेक्ट करता था। ये जो सेक्शन था, ये सेक्शन सर कॉन्ट्राडिक्ट करता था अपने पास 194Q के साथ। तो सर ये कंफ्यूजन को, बवाल को खत्म करने के लिए सरकार ने क्या कहा, सरकार ने कहा कि ये जो 206C1H है हम इसको क्या कर रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, 194Q ही आपका एप्लीकेबल होएगा, 194Q ही एप्लीकेबल होगा। चलिए अगला अमेंडमेंट जो आया है वो रिटर्न ऑफ इनकम में आया है। रिटर्न ऑफ इनकम में एक सेक्शन है, सेक्शन 139 क्लॉज 8A, जो कि बात करता है अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम की। अपडेटेड रिटर्न ऑफ इनकम ऑब्वियसली आपको पता होगा कि सर जब कभी भी आपके पास रिटर्न फाइल करने का टाइम निकल चुका होता है, बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का टाइम निकल चुका होता है, रिटर्न को रिवाइज करने का टाइम निकल चुका होता है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपनी इनकम कम दिखाई होती है, आपने लॉसेस ज्यादा दिखाए होते हैं, आपने ज्यादा रिफंड क्लेम कर लिया होता है अनाप शनाप डिडक्शन दिखा के, और आपको अंदर से घबराहट हो रही है, डर लग रहा है कि मालिक हमारे ऊपर जो है इनकम टैक्स का केस आ जाएगा, प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी। उससे बचने के लिए, असेसमेंट से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, स्वयं से प्रायश्चित कर सकते हो अपडेटेड रिटर्न को फाइल करके। पहले ये अपडेटेड रिटर्न जो जाती थी वो अपने पास असेसमेंट ईयर के एंड से 24 महीने तक जाती थी। अब इसको सरकार ने 48 मंथ्स तक कर दिया है, यानी कि असेसमेंट ईयर के एंड से आप इसको क्या कर सकते हो, 4 साल तक फाइल कर सकते हो। याद होगा आपको कि अपडेटेड रिटर्न के अंदर आपको एडिशनल टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। अगर आपने असेसमेंट ईयर के एंड से 1 साल तक अपने पास अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया तो उस केस में आपको कितना देना पड़ता था, 25% का एडिशनल टैक्स देना पड़ता था। अगर आपने असेसमेंट ईयर के एंड से विद इन 2 इयर्स फाइल कर दी तो आपको 50% का अपने पास क्या देना पड़ता था, एडिशनल टैक्स देना पड़ता था। अब अगर 2 साल के बाद और 3 साल के अंदर भरते हो तो 60% का एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, और 3 साल के बाद 4 साल के अंदर भरते हो तो आपको 70% का एडिशनल टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब पहले जो फैसिलिटी आपको असेसमेंट ईयर के एंड से 2 साल तक मिलती थी, वही फैसिलिटी अब आपको कब तक मिलेगी मालिक, वही फैसिलिटी अब आपको यहां पर अवेलेबल होगी 4 सालों तक, असेसमेंट ईयर के एंड से 4 सालों तक। एडिशनल टैक्स निकालने का तरीका आपका वही है जो पहले था। द ओनली डिफरेंस इज कि जो एडिशनल टैक्स है वो अब आपको ज्यादा देना पड़ेगा। पहले साल में भर देते हो तो 25%, दूसरे साल में भरते हो तो 50%, तीसरे साल में भरते हो तो 60%, और चौथे साल में भरते हो तो
70%। इसके बाद टनेज टैक्सेशन स्कीम के अंदर एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है। विद इन द कंट्री जो इनलैंड वाटर सिस्टम है, जो आपका इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें आपका इंक्रीज करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करने के लिए सरकार ने कह दिया है कि जो इनलैंड वेसल्स होते हैं, जो इनलैंड वेसल्स होते हैं, उनको भी हम यहां पर टनेज टैक्सेशन दे देंगे। तो एक छोटा सा अमेंडमेंट है कि टनेज के अंदर विद इन द कंट्री जो आपका इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, उसको प्रमोट करने के लिए सरकार ने टनेज टैक्सेशन स्कीम उनको दे दी है, ताकि इंडिया में विद इन द कंट्री जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स आए और वो अपने पास क्या करे, ग्रो करे। इसके बाद जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर दो छोटी छोटी अमेंडमेंट्स हैं। सबसे पहले आपका जो टाइम लिमिट है फॉर ऑब्टेनिंग द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AB, इसके अंदर चेंज किया गया है। पहले अगर आपको याद होगा तो आपको जो चैरिटेबल ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन मिलता है वो 5 साल के लिए मिलता है, फिर बाद में आपको रजिस्ट्रेशन क्या करना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है। तो इस कंप्लायंस बर्डन को कम करने के लिए सरकार ने कहा कि जो छोटे मोटे ट्रस्ट हैं उनका ये जो टाइम पीरियड है 5 इयर्स का, वो बढ़ाकर हम 10 इयर्स कर रहे हैं। मतलब आपको जो इनिशियली रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो 10 इयर्स के लिए मिल जाएगा, फ्रॉम 5 इयर्स इट इज इंक्रीज टू 10 इयर्स। आप 10 साल तक रजिस्टर रहोगे, मतलब रिन्यूअल के लिए आपको तब आना पड़ेगा, 10 साल के बाद के लिए आपको रिन्यूअल लेना पड़ेगा। अब ये जो छोटे मोटे ट्रस्ट है वो कौन से हैं? ये छोटे मोटे ट्रस्ट वो हैं, द वैलिडिटी पीरियड ऑफ अ ट्रस्ट और अ इंस्टीट्यूशन शैल बी इंक्रीज फ्रॉम 5 ईयर टू 10 ईयर। इसको 5 साल से 10 साल कर दिया गया है। इन केस वेयर द टोटल इनकम ऑफ द ट्रस्ट विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द सेक्शन 11 एंड 12, सेक्शन 11 एंड 12 मतलब आपकी जो एग्जेम्पशन है, 11-12 की एग्जेम्पशन है, 11-12 की एग्जेम्पशन के बिना अगर उनकी जो टोटल इनकम है वो 5 करोड़ एक्सीड नहीं कर रही है इन ईच ऑफ द 2 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग टू द प्रीवियस ईयर इन विच द एप्लीकेशन इज मेड। तो अगर आपने एप्लीकेशन 25-26 में डाली है तो 25-26 से पहले के 2 साल, 24-25, 23-24, इन 2 सालों में अगर आपकी टोटल इनकम विदाउट गिविंग द इफेक्ट टू सेक्शन 11 एंड 12 डजंट एक्सीड 5 करोड़, तो आप जब एप्लीकेशन डालोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन 10 साल के लिए मिल जाएगा। अगर अपने पास अगर अपनी जो टोटल इनकम है वो 5 करोड़ एक्सीड करती है तो फिर हमें 10 साल के लिए नहीं मिलेगा, फिर तो 5 साल के लिए मिलेगा। मतलब ये जो 5 से 10 किया गया है वो छोटे मोटे जो ट्रस्ट है उनके लिए किया गया है, ठीक है। इसके बाद आपके पास सेक्शन 11 की जो एग्जेम्पशन है वो अप्लाई नहीं होती सर्टेन केसेस में। सेक्शन नंबर 13 जो है इसके अंदर एक रिलेटेड पार्टी वाला पॉइंट आता है कि अगर ट्रस्ट जो है वो अपनी इनकम अप्लाई करती है फॉर द बेनिफिट ऑफ रिलेटेड पर्सन, द एग्जेम्पशन इज डिनाइड टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकम और बेनिफिट। ये रिलेटेड पर्सन में कौन कौन आते हैं? सर रिलेटेड पर्सन में ऑथर और द फाउंडर ऑफ ट्रस्ट आते थे। ऑथर और फाउंडर अगर एचयूएफ है तो एचयूएफ के मेंबर आते थे। सर यहां पर जो अगला पॉइंट है वहां पर अमेंडमेंट कर दी है, पर्सन हु मेड एग्रीगेट डोनेशन during the relevant previous year exceeds 1 lakh and in aggregate up to the relevant previous year exceeds 10 lakh। तो अगर आपने during the year अगर आपने 1 लाख रुपए से ज्यादा का डोनेशन दिया है और जब से आपका ट्रस्ट बना है तब से लेकर अब तक जो आपका एग्रीगेट डोनेशन है, एग्रीगेट डोनेशन अप टू द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब रिलेवेंट प्रीवियस ईयर तक, पिछले सालों से मिलाकर करंट ईयर तक, मतलब आज तक आपने जो डोनेशन दी है वो 10 लाख एक्सीड कर रही है। ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख एक्सीड कर रही है, एंड आपका एग्रीगेट में जब से ट्रस्ट बना है, जब से डोनेशन आ रही है तब से लेकर अभी तक अगर ये 10 लाख एक्सीड कर रही है तो उस केस में उसको रिलेटेड पर्सन मान लिया जाएगा। इस वाले पॉइंट पे एक छोटा सा अमेंडमेंट है, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन के अंदर अपने पास छोटे से अमेंडमेंट आए हैं। पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन के अंदर आपका जो सेक्शन 270AA है, जहां पे इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम द पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन अंडर रिपोर्टेड इनकम के लिए, यहां पर पहले 1 महीने का टाइम होता था। द एओ मस्ट इशू एन ऑर्डर एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन विद इन अ मंथ हुआ करता था, इसको अब 3 मंथ्स कर दिया गया है। तो 270AA के अंदर आपका
एओ जो ऑर्डर देगा आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का, इम्यूनिटी की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने का जो टाइम है वो अब कितना कर दिया गया है, विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड। तो जिस मंथ में आपको एप्लीकेशन मिलेगी उस मंथ के एंड से अब 3 महीने तक एओ क्या कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है। इसके बाद एक छोटा सा अमेंडमेंट आया है 271AA के अंदर। यहां पर क्या कह रहा है सर आपसे, यहां पर आपसे कह रहा है कि ये जो 271AA है, अनडिस्क्लोज्ड इनकम फाउंड इन द सर्च, ये अपने पास एप्लीकेबल नहीं होगा उन असेसीज के ऊपर जिनके ऊपर सर्च हुई है अंडर सेक्शन 132 ऑन और आफ्टर 1/9/2024, क्योंकि 1/9/2024 के बाद से ब्लॉक असेसमेंट शुरू हो गया है और ब्लॉक असेसमेंट के अंदर ही 50% की पेनल्टी का प्रोविजन डाल दिया गया है, तो 271AA भी यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके बाद कुछ पेनल्टीज थी जो अपने पास ज्वाइंट कमिश्नर लगा सकता था, 271B, 271BA, 271C, 271CA, 271D, 271DA, 271E। इन पेनल्टीज में अब जेसी की जगह पे, ज्वाइंट कमिश्नर की जगह पे अब यहां पे एओ आ गया है। पेनल्टी कौन लगा सकता है, एओ लगा सकता है। पेनल्टी कौन लगा सकता है, आपका एओ यहां पर पेनल्टी जो है वो लगा सकता है, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनआर टैक्सेशन की। तो एनआर टैक्सेशन के अंदर एक नया सेक्शन लाया गया है 44BBD। ये एक्सटेंड किया गया है उन लोगों को जो अपने पास क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग द सर्विसेज और टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले, नॉन रेसिडेंट्स इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में पैसा इन्वेस्ट करें, इसके लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लाई गई है एनआर के लिए। एनआर को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट दिया जा रहा है अगर एनआर इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए या तो सर्विसेज दे रहा है या तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। क्या कह रहा है, दिस सेक्शन 44BBD applies to the NR engaged in providing services or technology for the setting up electronics manufacturing facility in India। मतलब इंडिया में आप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा रहे हो, मतलब फैक्ट्री वगैरह सेटअप कर रहे हो, और मैन्युफैक्चरिंग और प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, आर्टिकल्स और थिंग्स इन इंडिया। और आप इंडिया में क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, आर्टिकल्स की या फिर अदर थिंग्स की। कुछ कंडीशंस हैं जो आपको यहां पर फुलफिल करनी पड़ेगी। सर्विसेज और टेक्नोलॉजी मस्ट बी प्रोवाइडेड टू अ रेसिडेंट कंपनी दैट ऑपरेट्स और एस्टैब्लिश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, operates under a scheme notified by the Ministry of the Electronics and Information Technology and meets the prescribed condition। तो कह रहा है कि जो ये सर्विसेज और टेक्नोलॉजी आप दे रहे हो, ये जो सर्विसेज और टेक्नोलॉजी एनआर दे रहा है वो किसको दे रहा है, इंडिया में जो रेसिडेंट कंपनी है उसको दे रहा है। मतलब एनआर क्या कर रहा है, एनआर सर्विसेज दे रहा है, एनआर टेक्नोलॉजी दे रहा है, एनआर सर्विसेज दे रहा है और टेक्नोलॉजी दे रहा है। किस चीज के लिए सर्विस और टेक्नोलॉजी दे रहा है, ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप हो सके, ताकि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चर हो सके, इसके लिए वो सर्विसेज दे रहा है। सर्विसेज या फिर टेक्नोलॉजी किसको दे रहा है, रेसिडेंट कंपनी को दे रहा है, रेसिडेंट कंपनी को दे रहा है जो कि इंडिया में ऑपरेट करेगी या एस्टैब्लिश करेगी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, और जो भी गवर्नमेंट क्राइटेरिया बताएगी उसको वो मीट आउट कर रही है। कितना प्रिजम्पटिव इनकम सरकार ने बताया है, सरकार कह रही है प्रिजम्पटिव इनकम निकलेगी 25% ऑफ द टोटल अमाउंट पेड और पेबल by the NR for providing the services or technology is deemed as the taxable profit under the PGBP। तो आपका 25% जो भी पैसा आपको मिलेगा फॉर द सर्विसेज और टेक्नोलॉजी, जो भी पैसा आपको मिलेगा फॉर द सर्विसेज और टेक्नोलॉजी, उसका 25% आपका डीम्ड इनकम बनेगा। अगर आपके ऊपर 44BBD लगेगा तो 44DA और 115A आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपके पास कोई अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन या ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस है तो उसे आप यहां पर सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, जो इनकम आप इसके हिसाब से डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा। एक छोटा सा अमेंडमेंट और आया है सेक्शन 115AD के अंदर। पहले यहां पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था अदर देन सिक्योरिटीज,
एक आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 112A, ये तो इक्विटी शेयर वाला हो गया। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था ऑन अदर सिक्योरिटीज, अदर सिक्योरिटीज का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था पहले वो 10% से यहां पे टैक्सेबल होता था, तो यहां पर एक छोटा सा अमेंडमेंट कर दिया है और इसे कितना कर दिया है मालिक, इसे अब 12.5% कर दिया। इसे कितना कर दिया है मालिक, इसे अब अपने पास 12.5% कर दिया है, यानी कि अदर देन 115AB जो भी आपकी अदर सिक्योरिटीज है, उन सिक्योरिटीज पे आपके पास क्या लगेगा, 12.5% का टैक्स यहां पर लगेगा जी, लगेगा। चलिए एक छोटा सा अमेंडमेंट और आया है अपने पास ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर। आपको पता है ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर जो आपका असेसिंग ऑफिसर है वो रेफरेंस कर सकता है ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को कि भाई साहब इसका एएलपी निकालो असेसी का। जब एओ को दिक्कत आ रही है, एओ अपने पास आर्म लेंथ प्राइस नहीं निकाल पा रहा, तो वो रेफरेंस देता है सर अपने पास टीपीओ को कि आर्म लेंथ प्राइस निकालो। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि अगर अब ये नया ऑप्शन आया है कि अगर अपने पास ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने एएलपी डिटरमाइन किया है तो असेसी जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर से कि मालिक मैंने आपके आगे हाथ जोड़े, मेरा हर साल सिमिलर ट्रांजैक्शन होता है और हर साल ये जो पगला एओ है ये आपको रेफरेंस दे देता है कि आर्म लेंथ प्राइस निकालो, आपका भी टाइम खोटी होता है, मेरा भी टाइम खोटी होता है, बहुत दिक्कत आती है। तो मालिक आपके आगे हाथ जोड़े, आप ना ये एओ को समझाओ कि अगले 2 साल तक ये इसी आर्म लेंथ प्राइस से मेरी इनकम डिटरमिन करे। मतलब ये जो आपके बार बार प्रॉब्लम आती थी कि टीपीओ के पास अपने पास एएलपी निकालने के लिए मैटर जा रहा है, इसमें जो दिक्कतें निकल कर आती थी, असेसी का हरासमेंट होता था, उन सारी चीजों से असेसी को निजात देने के लिए ये अपने पास रूल लाया गया कि जो एएलपी निकाली है टीपीओ ने उसे हम रीयूज कर सकते हैं 2 इयर्स के लिए। एएलपी डिटरमिन्ड फॉर अ ट्रांजैक्शन इन 1 ईयर, ये किसने निकाली है, टीपीओ ने निकाली है। ALP determined for a transaction in 1 year can apply to similar transaction in the next 2 consecutive year subject to the condition। जो आपका असेसी है उसने अपने पास एप्लीकेशन डाली है टीपीओ को, असेसी ने एप्लीकेशन डाली है टीपीओ को कि मालिक मुझे अप्रूव कर दो, मुझे अलाउ कर दो कि ये जो अभी आपने एएलपी निकाला है, ये अगले 2 सालों में भी एप्लीकेबल हो जाएगा सिमिलर ट्रांजैक्शन के ऊपर। टीपीओ जो है वो वैलिडेट कर रहा है आपका ये ऑप्शन विद इन द 1 मंथ, जिस मंथ में आपने एप्लीकेशन दी है उस महीने से 1 महीने के अंदर अंदर टीपीओ ने आपकी एप्लीकेशन को वैलिडेट कर दिया, तो ऐसे केस में अब आपका ये जो एएलपी निकला है वो आप अपने पास अगले 2 साल में भी यूज कर सकते हो। नो रिपीटेटिव टीपीओ रेफरल्स। If the TPO validates the taxpayer option to reuse the previously determined AP for the similar transaction in the next 2 years, no new referral to the ALP computation is made for those years। अगर टीपीओ ने एक बार कंफर्म कर दिया कि सिमिलर ट्रांजैक्शन के लिए यही वाला एएलपी यूज किया जाएगा, तो ऐसे केस में एओ बार बार रेफरेंस नहीं दे सकता टीपीओ को कि एएलपी निकालो। अब एओ को इसी एएलपी से आपकी इनकम को क्या करना है सर, कंप्यूट करना है। एनी रेफरल मेड बिफोर और आफ्टर द टीपीओज वैलिडेशन इज ट्रीटेड एज वॉइड। तो टीपीओ कब तक वैलिडेट कर रहा था, टीपीओ वैलिडेट कर रहा था जब मैंने एप्लीकेशन डाली कि टीपीओ मालिक मेरे को ये 2 साल यूज करने की परमिशन दो, मैंने ये एप्लीकेशन डाली, तो मेरे एप्लीकेशन डालने से पहले या मेरे एप्लीकेशन डालने के बाद एक बार टीपीओ ने वैलिडेशन दे दिया, तो जो भी एओ की रेफरेंस आई थी वो रेफरेंस इनवैलिड हो जाएगी, यानी कि एओ को यही वाला आर्म लेंथ प्राइस अगले 2 साल में यूज करना है। If the TPO validates the ALP reuse option, they issue an order applying the ALP to the 2 subsequent years. The AO then recomputes the taxpayer total income for those years as per section 155 subsection 21। तो मालिक यहां पर क्या बोल रहा है कि एक बार TPO ने रीयूज करने की परमिशन दे दी, तो जो ALP निकला है उसी ALP के बेसिस पे अपने पास जो होगा एओ वो आपकी इनकम रिकंप्यूट करेगा उसी एएलपी के बेसिस पे जो टीपीओ ने डिसाइड करी है। सर ये सारी की सारी जो अमेंडमेंट्स थी जो आपके लिए काम की थी, जो रिलेवेंट थी, वो मैंने यहां पर डिस्कस करी। बहुत छोटी छोटी कुछ माइनर चीजें होंगी जो हमने यहां पर शायद से कंसीडर नहीं करी है, वो वही है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंस नहीं है। जितना ये कंटेंट है इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए था। इसके अलावा
मैंने जैसा कि आपसे बोला कि जो ब्लॉक असेसमेंट है उसमें माइनर से चेंजेस हैं, वो मैंने यहां पर कवर नहीं किया। इफ यू वांट, आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता देना, इफ यू वांट तो मैं आपको ब्लॉक असेसमेंट का एक सेपरेट से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। विद इन 1 आवर हमने ब्लॉक असेसमेंट को बहुत बढ़िया तरीके से निपटा रखा है, तो वो वाला वीडियो मैं यहां पे आपके साथ शेयर करवा दूंगा। राइट, तो ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, टेक केयर, सी यू वेरी सून, बाय बाय।